दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर ज़ेटी के एपिसोड 51 के साथ। से चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के जो वो लोग थे ना, वो बातें कर रहे थे कि हमारे हीरो को हराना मारना तो बहुत आसान है, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन तभी अचानक उन दो बंदों के पीछे हमारा इयोन आ जाता है और हमारे हीरो का जो ऑरा है वो उन दोनों को भी उसी टाइम पर फील हो जाता है। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हमारा हीरो बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वो छोटे मोटे चिंगू पिंगू थे ना, उन्हें मार चुका होता है, और वो भी बहुत ज्यादा बिजली की रफ्तार के साथ। और उसके बाद वो अपनी तलवार को हॉल मास्टर की गर्दन पर लगा देता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अब वक्त आ गया है कि खून का कर्जा चुका दिया जाए। उसके बाद जो हॉल मास्टर है वो बोलता है क्या ही होगा अगर तुमने मुझे मार दिया, क्योंकि तुम उस गोली को बनाने वाले हो और तुम्हारे पास वो गोली को बनाने का फॉर्मूला है। तो जब तक तुम्हारे पास वो गोली है तब तक एंशिएंट वॉरियर्स उस फॉर्मूला के लिए तुम्हारे पास आते रहेंगे और तुम्हें मारने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लें? ना ही हमें इस तरह से लड़ने की जरूरत होगी और ना ही कोई खून खराबा होगा, और जितना भी तुम्हें पहले नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि बस इसे थोड़ी देर के लिए और अटकाए रहो, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पीछे जो वो एक और आदमी होता है बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने एक अटैक करता है सांपों से। एंड वो सोच रहा होता है कि बस एक मौका चाहिए गोल्डन हेयर को, ताकि उसका एक भी सांप इसको बस एक बार काट ले। एंड अगर एक बार उसके सांप ने इसे काट लिया तो फिर भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो कितना हाई, उस जहर की वजह से मर जाएगा और बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे हीरो को कम आंकने की गलती कर दी है, क्योंकि हमारा हीरो देख लेता है और हमारा हीरो अपने पैरों से पीछे मुड़ता है और जो गोल्डन हेड स्नेक है ना उसके सिर को ही काट देता है। एंड उसके बाद जब वो अपने पीछे देखता है तो भाई साहब हम क्या देखते हैं, जो हॉल मास्टर है ना वो वहां से रफू चक्कर हो गया होता है। और ये देखकर हमारा हीरो बोलता है कि हर बार इसी तरह से भाग जाते हो तुम, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हॉल मास्टर और माँ फैमिली का वो जो एल्डर है ना वो एक साथ भाग रहे होते हैं वहां से। जो हॉल मास्टर बोलता है ये जो बच्चा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर हम दोनों साथ मिलकर भी लड़ेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे हराने में कामयाब हो पाएंगे। इसी वजह से यहाँ से भाग जाना ही हमारा बेस्ट चॉइस होगा। सो जो माँ फैमिली का एडल है वो बोलता है तुम तो भैया ब्लडी सॉर्सर हो, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक तलवारबाज, और मैं तो डार्क एनर्जी के 8वें लेवल पर भी नहीं हूँ अभी। लेकिन तभी जो वो माँ फैमिली का एल्डर है ना वो दिखता है कि भाई उसका हमारा जो हीरो है ना वो उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। सो माँ फैमिली का एल्डर हॉल मास्टर से बोलता है कि ये बच्चा हमें पकड़ने ही वाला है बस। एंड उसके बाद दोस्तों जो हॉल मास्टर है वो तभी रुकता है और उस माँ फैमिली के एल्डर में एक पंच मार देता है और बोलता है अगर तुम उससे लड़ना ही चाहते हो। हाँ, माँ फैमिली का एल्डर ये देखकर बोलता है कि मिलियन तुम मुझे भी। सो हॉल मास्टर है वो बोलता है तो ब्रदर तुम मेरी मदद कर सकते हो उसका और वक्त जाया करने में। एंड उसके बाद हमारा हीरो देखता है कि जो माँ फैमिली का एल्डर है वो उड़ते हुए आ रहा होता है, क्योंकि हॉल मास्टर ने उसमें एक पंच मार दिया है। एंड उसके बाद जो माँ फैमिली का एल्डर है वो हमारे हीरो पर लड़ने के लिए आ रहा होता है। एंड वो बोलता है आखिर इस जैसे छोटे बच्चे से क्या ही डरना, मैं माँ शिंगटियान तुम्हें आज मार दूंगा माँ फैमिली की ओर से। लेकिन दोस्तों वो उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमारा हीरो बस अपनी तलवार से एक स्लैश करता है। एंड उसके बाद तुम लोग जानते ही होगी, समझ गए होगी कि क्या हुआ होगा। हाँ सो दोस्तों हमारा हीरो ना उसे बीच में से काट चुका होता है और हमारा हीरो वहां से जाते हुए बोलता है तुम्हें देखकर लगता है कि जो माँ फैमिली के जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो हॉल मास्टर है वो ये देखकर सोच रहा था कि इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ भगोड़ा है भगोड़ा, अब तो सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है। एंड उसके बाद जो मिलियंस है ना वो एक कमरे में चला जाता है, हमारा हीरो से जाते हुए देख लेता है। सो हमारा हीरो भी उसके पीछे वहां पर जाने लगता है। एंड उसके बाद जब हमारा हीरो उस कमरे में आता है तो देखता है वहां पर बहुत ज्यादा सोना चांदी है, बहुत सारा खजाना वहां पर रखा हुआ है। ये सब देखकर हमारा हीरो सोचता है मैं सारे पैसे को ना अपने इस चिराग में ट्रांसफर कर लेता हूँ। लेकिन भाई सच में इस मिलियंस के पास तो बहुत सारा नेटवर्थ है। और तभी हमारे हीरो को एक हाथ दिखता है। सो हमारा हीरो उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है एंड बोलता है कि बाहर निकलो और मरो। लेकिन हमारा हीरो देखता है कि वहां पर सिर्फ एक हाथ पड़ा हुआ है। सो उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है ये इतना ज्यादा बुरा है कि इसने बचने के लिए अपना ही हाथ यहाँ पर छोड़ दिया। हाँ, और ये मुझे कंफ्यूज करना चाहता था। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम उसी हॉल मास्टर को देखते हैं जो कि अपने उस बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के उस बड़े से हॉल में से कूदकर एक नाव की तरफ जा रहा था। एंड उसके बाद वो उस नाव में छलांग मारकर आ चुका था। एंड उसके बाद वो अपने उस हॉल को देखकर सोच रहा था कि आखिरकार मैंने उसे धोखा दे ही दिया, लेकिन मैंने इसके लिए अपने एक हाथ को गवा दिया। एंड उसके बाद मिलियंस चिल्लाता है और बोलता है यहाँ गियून आज तुमने मेरी जितनी भी बेइज्जती की और तुमने मेरे साथ जितना भी बुरा किया है ना मैं उसे आने वाले फ्यूचर में डबल करके चुकाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है।
हमारा हीरो उस स्पिरिट गर्ल से बात कर रहा था। वो स्पिरिट गर्ल बोलती है, डोंट वरी ब्रदर, क्यूई ने सब कुछ यहाँ पर देख लिया है कि आपकी जो बहन है ना वो सिर्फ बेहोश हुई है और उसे कोई भी खतरा नहीं है और वो अभी तक सो रही हैं। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि जो वो हॉल मास्टर है ना वो वहां से बचकर भाग गया और क्यू ने जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। एंड दोस्तों जो बगल में ये लड़की खड़ी हुई ना, इसे ही हमारा हीरो पिछले एपिसोड में बचा कर आया था एंड बेचारी की बहन मारी गई थी पिछले एपिसोड में। एंड इसी लड़की का नाम क्यू यून है। एंड उसके बाद जो स्पिरिट गर्ल है वो बोलती है कि जो रूथलेस सिस्टर है वो जब से वहां से आई हैं उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वो अभी भी अपने कमरे में है और एक दिन से बाहर नहीं आई है कमरे में से। सो उसके बाद हमारा हीरो क्यू यून से पूछता है, तो मेरी बहन का यहाँ पर ख्याल रखना, मैं अभी अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सो यून बोलती है, सर आपने मेरी जान बचाई है और आपने मुझे रहने के लिए घर भी दिया है जिसकी वजह से मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। इसी वजह से आपको मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपका बहन का ख्याल रख लूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस कमरे में आ गया होता है जहाँ पर मिस डुगू होती है। हमारा हीरो मस्त हीरो वाले अंदाज में दरवाजा खोलता है, बोलता है मिस डुगू। एंड दोस्तों वहीं पर मिस डुगू होती है जो मतलब कहते हैं प्यार भरे अंदाज में हमारे हीरो को देखती है। मिस डुगू बोलती है कि ब्रदर यांग तो आखिरकार आप आ ही गए, माफ कर दीजिए कि मेरी जो इंटरनल फोर्स है ना मैं उसने उसका हद से ज्यादा यूज कर दिया है इस बार, इसी वजह से मैं उस कोल्ड पॉइजन के असर को कम नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी बॉडी में एक्यूपंक्चर करने के लिए ताकि मैं इस कोल्ड पॉइजन के असर को कम कर पाऊँ। भाई ये तो कतई प्यारे अंदाज में बैठी हुई है। एंड हम उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो और मिस डुगू आमने सामने बैठ जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है, मिस डुगू मेरी अभी की जो ताकत है उसके साथ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आपकी बॉडी में से ये जो कोल्ड पॉइजन है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन सो मिस डुगू बोलती हैं कि लेकिन क्या अगर ब्रदर यांग ने मेरी बॉडी में से पूरी तरीके से इस कोल्ड पॉइजन को हटा दिया तो मेरा जो पूरा परिवार है वो आपको धन्यवाद देगा, बहुत सारा धन्यवाद देगा। सो उनकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो ये जो मेथड है ना ये डबल रिपेयर है। मेरे पास एक टेक्निक है जिसके जरिए आपकी बॉडी में जो कोल्ड पॉइजन है वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और मेरी बॉडी उसे रिफाइन कर देगी यानी कि हटा देगी और उसके बाद आपका जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे हीरो की ये बात सुनकर जो मिस डुगू हैं वो थोड़ा हैरान होकर बोलती हैं कि डबल रिपेयर, आज से पहले मैंने इस टेक्निक के बारे में कभी भी नहीं सुना। लेकिन उसके बाद जो मिस डुगू हैं वो बेहोश सी होने लगती हैं। शायद से दोस्तों ये उस कोल्ड पॉइजन का असर होगा और मिस डुगू को देखकर हमारा हीरो सोचता है अब ये काम नहीं कर रहा है। इंटरनल फोर्सेस के काम करने के बिना जो कोल्ड पॉइजन है वो बहुत बुरी तरीके से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा डीपली बैठ जाएगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो मिस डुगू का हाथ पकड़ लेता है एंड उसके बाद वो अपनी टेक्निक का यूज करता है, बोलता है अगर आपने अभी ये नहीं किया तो आप मारी जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड उसके बाद हम मिस डुगू को देखते हैं जिनकी बॉडी में काफी ज्यादा हीट उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किस करने लगते हैं और मिस डुगू भी बड़े ही आराम से हमारे हीरो को किस कर रही थी। हमारा हीरो ये देखकर सोचता है कि अभी अभी तो ये बहुत ज्यादा मना कर रही थी, आखिर क्या हो गया। लेकिन वो दोनों तो मस्त आराम से किस कर रहे थे ना, लेकिन तभी वो दरवाजा खुल जाता है, वो कोई अंदर आ रहा होता है। आवाज आती है कि ब्रदर मैं उठ गया हूँ या उठ गई हूँ, क्या तुम इस कमरे में हो। सो दोस्तों ये शायद से हमारे हीरो की बहन हो सकती है या मिस डुगू का भाई। सो ये सब देखकर हमारा हीरो बस एक ही बात सोचता है कि अंत नजदीक है। सो दोस्तों अगर जानना चाहते हो अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, देखना चाहते हो कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हें क्या पसंद है इस सीरीज के बारे में और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं अगम मास्टर एज अ डेटी के एपिसोड 52 के साथ से चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो अपनी एक टेक्निक की मदद से मिस डुगू के अंदर जो कोल्ड पॉइजन है ना उसे हटाने के लिए तैयार हो गया था। एंड फिर हमारा हीरो मिस डुगू को किस कर लेता है। वो दोनों मस्त आराम से किस कर रहे थे, लेकिन तभी मिस डुगू के कमरे का जो दरवाजा है ना वो खुलता है एंड वहां से आवाज आती है कि भैया मैं उठ गई हूँ, क्या आप अंदर हो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारे हीरो की बहन है ना शानशन, वो उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया था एंड वो पूछ रही थी कि ब्रदर अगर तुम नहीं बोले तो मैं कमरे में अंदर आने वाली हूँ। और हम देख रहे थे कि हमारा हीरो और मिस डुगू बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप की पोजीशन में थे एंड जो मिस डुगू है वो ये आवाज सुनने के बाद भी हमारे हीरो को नहीं छोड़ रही थी। तो हमारा हीरो सोचता है कि आखिर मिस डुगू को क्या हुआ, लेकिन हम मिस डुगू की आंखों में कुछ ज्यादा ही प्यार देख पा रहे थे, दिल की इमोजी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो मिस डुगू के हाथों को खुद से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर इतनी ज्यादा ताकत कैसे। मिस डुगू के बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से किस किए जा रही थी
और सिर्फ हाथों से नहीं जकड़ लिया था, उसे अपने पैरों से भी जकड़ लिया था मिस डुगू ने। और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है अगर ऐसा ही चल रहा तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है ना वो विस्फोट हो जाएगी और मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों हमें उसके आगे का सीन दिखाया जाता है लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। हम देखते हैं कि एक जो मिसाइल होता है ना, एक रॉकेट, वो लॉन्च होने वाला होता है एंड उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आपस में कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हैं। एंड वहाँ की जो कंप्यूटर वाले एरिया होते हैं ना, तभी उन्हें कुछ सेंस होता है कि अरे नहीं, समुद्र की गहराई में कुछ चीज नजर आ रही है जो उस रॉकेट के पास आ रही है एंड बहुत ही ज्यादा तेजी में आ रही है। एंड उसके बाद हमें कोई दिखाई जाता है बहुत ज्यादा मॉन्स्टर टाइप का एंड ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो रॉकेट को देखकर उसकी तरफ आ रहा था। उसके बाद जो वो मॉन्स्टर ना वो जमीन पर आ जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो गॉडजिला है। नहीं दोस्तों, ये गॉडजिला का सूट पहने हुए हमारे हीरो की बहन है जो हमारे हीरो के रॉकेट के पास आ गई थी। एंड उसे देखकर रॉकेट में से आवाज आती है कि अरे नहीं, ये तो हमारे हीरो की बहन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो चिल्लाता है लॉन्च होना ही है, रुकना मत, लॉन्च को बिल्कुल जारी रखो। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, जो सिस्टर स्ला है ना वो रॉकेट के बहुत ज्यादा नजदीक है। उसके बाद हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है बस एक कदम की दूरी पर है ये, एक कदम, इसी वजह से हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ भाई, आखिर कैसे कैंसिल कर देंगे, ये रॉकेट का जो लॉन्च है ना बस वो एक कदम की दूरी पर है, यानी कि 1 मिनट बाद जो रॉकेट है वो निकलने वाला है। एंड उसके बाद हम फिर से अपनी प्रेजेंट वाली स्टोरी में आ जाते हैं। जो हमारी हीरो की बहन है ना वो उस कमरे का दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर यून क्यू आ जाती है जो बोलती है कि शानशन तुम अभी अभी उठी हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो शानशन है वो दरवाजा नहीं खोलती है उस कमरे का और बोलती है कि ठीक है सिस्टर क्यून, लेकिन वैसे मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। सो क्यून बोलती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझी, चलो मेरे साथ कमरे में चलो और कुछ खा लेना, तभी तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी। और तुम्हारे भाई ने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, समझी। एंड उसके बाद हम अपने उसी कमरे में देखते हैं हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से, मतलब उन दोनों का किस हो रहा था भाई। एंड उसे बाहर से आवाज आती है अपनी बहन की जो कह रही थी कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और ये देखकर थैंक यू क्यून, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमारे हीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि क्यून ने आज उसकी जान बचा ली है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का जो किस है ना वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो दोनों अपने होठों को एक दूसरे से जुदा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा हीरो मिस डुगू की तरफ देखता है एंड बोलता है कि मिस डुगू आपको क्या हुआ। एंड उसके बाद हम मिस डुगू की हालत देखते हैं जो कि हमारे हीरो को देखकर बस थोड़ा सा खतरनाक तरीके में मुस्कुरा रही थी। एंड उनकी आंखों में ना कुछ ज्यादा ही प्यार दिख रहा था और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि वो नहीं, पागल हो गई है लगता है ये। एंड उसके बाद हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड बोलता है अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर जाना चाहिए और किसी अच्छे तरीके के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना मेरे लिए खतरा हो सकता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो वहां से जाने लगता है, कतई तेज भाग रहा था भाई वो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि ये मिस डुगू है जो हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है एंड उनकी बॉडी में से काफी ज्यादा प्यार निकल रहा होता है। वो बोलती है कि ब्रदर यांग मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाइए, पहले मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो कर दीजिए। एंड हम देखते हैं कि हमारा हीरो दरवाजे के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन जो मिस डुगू है वो उसे पीछे खींच लेती हैं। एंड उसके बाद वहां से खतरनाक आवाजें आने लगती हैं, उई आ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी भाई। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, अगर तुम इसी तरीके से डबल कल्टीवेशन मेथड का यूज करती नहीं तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, मुझे थोड़ा आराम तो कर लेने दो। लेकिन दोस्तों मिस डुगू से अपनी ओर खींच लेती है, हमारा हीरो कुछ भी नहीं कर पाता। एंड हमें वहीं से मिस डुगू की आवाज आती है जो बोलती है कि अगर मेरी बॉडी से जो कोल्ड पॉइजन है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ तो ब्रदर यांग हम ये फिर से करेंगे, ओके। हमारा हीरो चिल्लाता है नहीं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लाखों फूल एक साथ खिल चुके हों उसके दिल में, और हमारा हीरो तो चेहरा एक जेंटलमैन। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि हमारा हीरो कितना अच्छा है। हाँ, हाथ आए मौके को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगा बेचारा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे एंड वो बोल रहा था कि मैंने इस डबल रिपेयर टेक्निक का पहली बार यूज किया और ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी और ये बिल्कुल उल्टा था उससे जैसा मैंने सोचा था। एंड उसके बाद हम मिस डुगू को देखते हैं जिसकी बॉडी भाई साहब कतई चमक रही थी एंड उनकी बॉडी में से जो वो धब्बे नहीं थे उस जहर के वो भी खत्म हो चुके थे। एंड दोस्तों मुझे लगता है कि ये हमारा पहली बार है कि हमने मिस डुगू का चेहरा देखा हो, है ना। मिस डुगू बोलती है मेरी बॉडी में से जो कोल्ड पॉइजन है वो पूरी तरीके से निकल गया है
एंड मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी बढ़ गया है। उसके बाद मिस डुगू की नजर हमारे हीरो पर पड़ती है एंड मिस डुगू बड़े ही प्यार से हमारे हीरो से बोलती हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा ब्रदर यांग, क्योंकि मैं अभी थोड़ी पागल टाइप की हो गई थी और मुझे इसके लिए भी माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपके साथ उस टाइम पर जैसा बिहेव किया वो थोड़ा रफ था। अब जो भी होगा मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी और मैं आपको आने वाले फ्यूचर में फॉलो भी करूंगी। हमारी जो डुगू फैमिली है वो आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है और आपको अच्छे अच्छे वेपन्स भी देगी और अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस भी। तो ये उसकी बात सुनकर हमारा हीरो तुरंत ही उठ जाता है किसी खंबे की तरह और उसके बाद हमारा हीरो बड़े ही स्टाइल में बोलता है, आपकी बॉडी में से उस जहर को खत्म करना मेरा काम है और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो मैं फिर से उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सो हमारे हीरो की बात सुनकर मिस डुगू बोलती है, तब मेरे कुछ सजेशंस हैं। उसके बाद मिस डुगू बोलती हैं, तुम्हारी ताकत के साथ तुम पहले ही क्वालिफाइड हो चुके हो और डबल कल्टीवेशन के टाइम पर मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी बॉडी में से कोल्ड पॉइजन एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस है या कहूँ लेवल वो किसी रॉकेट की तरह बढ़ गया है और अब जो तुम्हारी ताकत है वो मुझसे भी ज्यादा हो गई है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी फिल्म टेक्निक को देखकर सोचता है, ये दुनिया मेरे लिए कितनी ज्यादा अच्छी है और जो मास्टर ने मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड दिया है जिसकी वजह से मैं अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ, ये भी कतई माशाल्लाह है। एंड उसके बाद हमारा हीरो मुस्कुराता है एंड हमारा हीरो बोलता है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है तो चलो हम एंशिएंट कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और हमारी ताकत के साथ मुझे उस डुगू फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुत्तों का परिवार जो ठहरा वो। सो दोस्तों अब हम देखने वाले कि हमारे हीरो की होने वाली है एंशिएंट कैपिटल में किसी डुगू फैमिली के साथ लड़ाई। सो ये होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मूंगफली खाने का इंतजार कर लो यार। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ जरूर से शेयर कर देना, ओके। और कमेंट बॉक्स में बताना कि इस सीरीज का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, ये एपिसोड को अच्छा लगा या फिर इसका कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो मैं आ गया हूँ मास्टर्स डेटी के एपिसोड 53 के साथ। चलो बिना की ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोल रहा था कि डबल रिपेयर के बाद मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और मिस डुगू की बॉडी में जो कुल पॉइजन था उसको मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है एंड उसे प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मैं QI कंडेंसेशन के 5वें लेवल से सीधा छलांग मारकर 8वें लेवल पर आ गया हूँ। एंड उसके बाद हमारा ये सोचता है जो डुगू रूथलेस हैं वो डार्क एनर्जी के 8वें लेयर पर पहुंच चुकी हैं, 8वें लेयर की पीक पर। उनकी बॉडी में से भी काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा है अब और अब मेरी नजरों में जो एंशिएंट वॉरियर हैं एंजन स्ट्रेंथ के वो कुछ भी मायने नहीं रखते हैं और मुझे लगता है कि एंजन के जो पाइनएक्कल हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने के बाद ही हरा पाएंगे। उसके बाद हमारा ये सोचता है और वैसे मेरे मास्टर ने मुझे बचाने में अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज कर दिया है उस टाइम पर जब हम बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे थे और उसके बाद से अब तक वो सो रहे हैं और अब मुझे उनके अंदर से बहुत ही कम स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर ने मुझे बचाने में अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज कर दिया है और मैं अब तक अपने मास्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंड था। एंड उसके बाद हमारा हीरो डुगू के बारे में सोचने लगता है और ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए कि मिस डुगू ने खुद कहा कि वो मुझे फॉलो करेंगी और उनकी बॉडी में से उस कोल्ड पॉइजन को हटाने के बाद जो उनकी सुंदरता है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो भाई क्या ही सीन होता है। एंड हम देखते हैं मिस डुगू को जो कि कतई रोमांटिक अंदाज में यानी कि कतई खूबसूरत तरीके से बोलती हैं कि अब से ना तो मुझे सिर्फ रूथलेस बुलाना। एंड दोस्तों ये सब सोच कर ना हमारा हीरो हंस रहा होता है एंड वो थोड़ा अजीब तरीके से हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक मीटिंग में बैठा हुआ है। सो उसे हंसता हुआ देखकर लोग सोचते हैं कि किस अजीब तरीके से हंस रहा है ये। एंड उसके बगल में उसका वो दोस्त लियू शी बैठा हुआ होता है। वो बोलता है, युनजी क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए ना वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि तब तुम कुछ बोलो और आखिर तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे हो? हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए होते हैं और वो उस मीटिंग में आए हुए होते हैं। सो लड़की है वो हमारे हीरो से बोलती है कि मिस्टर यांग अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करें? हमारा हीरो बोलता है कि हाँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मैं इस ऑफिस बिल्डिंग को खरीदने वाला हूँ, इसी वजह से इसकी कीमत क्या होगी? सो वो लड़की बोलती है इस बिल्डिंग में बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस भी हैं, इस वजह से आपको इसको खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हमारा हीरो बोलता है अगर तुम मुझे कोई तरीका बता पाओ जिससे मैं ये पूरी बिल्डिंग खरीद पाऊँ तो बता दो, पैसे कितने ही लग जाए कोई बात नहीं क्योंकि पैसे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर दूसरे जो बिजनेस हैं
मैं उनके लिए भी पैसे दे दूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे फ्लोर्स भी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ओके। सो वहीं पर जो आदमी होता है वो हमारे हीरो की बात सुनकर हंसता है बहुत खतरनाक तरीके से। एंड वो हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम यहाँ पर एंशिएंट कैपिटल के बगल में एक कंपनी शुरू करने वाले हो। हाँ, एक ऑफिस बिल्डिंग। आखिर तुम मुझे यकीन कैसे दिला सकते हो कि तुम्हारे पास इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है मैंने सोचा कि ये कोई बिजनेस टाइकून होगा, ये मुझसे मिलने के लिए आया होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये तो बस एक मामूली सा बच्चा है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। सो बच्चे, तुम्हें बता दूं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, समझे? जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है वो चिल्लाती है कि क्या कॉलेज स्टूडेंट? तुम तो यहाँ पर बिल्डिंग खरीदने के लिए आए थे ना, यही पैसों की अदला बदली के लिए बातचीत करने वाले थे ना। तो वो आदमी बोलता है आजकल के जो बच्चे हैं ना वो भी क्या सोचते रहते हैं कि वो इतने अमीर हैं, उन्हें क्या लगता है अगर वो एक कंपनी खरीदने की बात करेंगे तो वो उसे खरीद लेंगे, उसके लिए पैसे नहीं लगते। हाँ। सो तभी उनकी बात सुनकर जो लियू शिक्वी है वो बोलता है, गुस्से में बोलता है तुमने अभी अभी क्या कहा? हाँ, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि हम दोनों के लिए ये कंपनी चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा? सो तभी जो हमारा हीरो है वो बोलता है ब्रदर, इतना गुस्सा मत करो, अगर उन्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं उन्हें हमारी कंपनी का जो पैसा है वो दिखाने के लिए तैयार हूँ कि हमारी कितनी वेल्थ है। एंड दोस्तों हमारा खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी कुर्सी पे से उठता है एंड बोलता है आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए ताकि आप दोनों को यकीन हो जाए कि हमारे पास कितना वेल्थ है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वो सभी हमारे हीरो के पीछे आने लगते हैं। हमारा हीरो मस्त आगे चल रहा होता है एंड जो आदमी है वो हमारे हीरो से पूछता है कि यहाँ पर तुम कोई अपना ट्रिक का यूज मत करना, हाँ, हमारा टाइम बर्बाद मत करना। हमारा हीरो बोलता है शाओयान, चिंता मत करो, हम बस वहां पहुंच ही गए हैं। एंड जो उसका दोस्त है ना आयरन एग, वो सोच रहा था कि आखिर युनजी इस बार क्या ही करने वाला है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक कमरे के पास आ गए थे। तो हमारा हीरो बोलता है तो सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं ना। उसके बाद हमारा हीरो उस कमरे का दरवाजा खोलता है एंड हमें लगता है ये दरवाजा बिल्कुल मतलब कमरा बिल्कुल खाली है। हाँ, उसके बाद हमारा हीरो वहां पर लाइट जलाता है एंड वो वहां पर एक नजारा होता है ना, वो देखकर वो लड़का, लड़की और हमारे हीरो का दोस्त आयरन एक्ट तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ थे, बहुत सारे महंगे महंगे आइटम्स थे वहां पर। हमारा हीरो बोलता है जितना देखना चाहो देख लो। और वो दोनों जो लड़के लड़की है ना वो ये सब देखकर चिल्लाते हैं कि क्या तुम्हारी कोई सोने की खान है? हाँ, यहाँ पर कितने सारे एंटिक आइटम्स हैं, जिनकी कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो कुछ सोने के सिक्के उठाता है, बोलता है कि कैसे हैं ये? एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है यहाँ पर हमने सब कुछ रखा हुआ है। अब तुम्हें यकीन हो गया कि हम ये बिल्डिंग खरीद सकते हैं। और उस सोने की चमक से ना वो लड़की है वो बोलती है कि मिस्टर यांग आपके पास तो हद से ज्यादा पैसे हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है मिस्टर यांग आपको इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा बोझ उठाना पड़ता होगा जो आपकी उम्र के बच्चे सोच भी नहीं सकते, है ना? आपकी उम्र को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, आपके पास इतने ज्यादा पैसे होंगे। एंड उसके बाद वो लड़की हंसते हुए बोलती है सच में आप कितने ज्यादा अच्छे हैं मिस्टर यांग, आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। एंड उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, ये लड़का ना जाने क्या ही पहने हुए हैं। एंड वो लड़का बोलता है और मैंने आपके साथ जो कुछ भी वो बातें की मैं भी उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, क्यों ना मैं आज रात आपको सुख सुविधा का अनुभव कराऊं। हमारा हीरो उसे देखकर बोलता है कि नहीं। एंड उसके बाद हम आयरन एग को देखते हैं जो बोलता है कि युनजी ये सब। सो हमारा हीरो बोलता है अच्छा आयरन एग। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन बदल जाता है और हमारा हीरो हमें बताता है कि ये सब मैंने उस टाइम पर उठा लिया था जब मैंने बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया था। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोलता है जो अंकल वोंग है वो उस टाइम पर वहीं पर थे और उन्होंने जिस कमरे में ये सारा खजाना था ना वो बंद रखा, क्योंकि जो वहां पर मैंने जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय की वो एक किलर ऑर्गेनाइजेशन थी जो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए बस एक सिरदर्द से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। उसके बाद आयरन एग को देखते हैं जो बोलता है सच में युनजी तुमने तो कमाल ही कर दिया। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अगर आप सबने देख लिया हो तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें? एंड वो लड़की है ना वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जा रही थी कि बोलती है मैं आ रही हूँ। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कतई स्टाइल में बोलता है अब सब कुछ तैयार हो गया है और अब अगला कदम है कि हम एंशिएंट कैपिटल में अपनी ताकत को बढ़ाएं। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें युनक्यू कंपनी दिखाई जाती है। सो दोस्तों ये हमारे हीरो की कंपनी होती है। उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। हमारा हीरो बोलता है आज मैंने यहाँ पर आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। हमारी जो युनक्यू कंपनी है ना वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने वाली है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है और मैं अब इस कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ और मैं एंशिएंट कैपिटल में एक अपनी
ताकत बढ़ाना चाहता हूँ और मुझे कुछ पार्टनर्स चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। एंड उसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वहाँ पर चैन बाई कुआन भी होता है और मैं चाइना का ये स्टेटमेंट बदलना चाहता हूँ कि चाइना में सिर्फ 4 ही बड़ी फैमिलीज हैं और जो वो 4 फैमिलीज हैं वहाँ पर जो उनके एंशिएंट वॉरियर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और हमें हमारी यून की कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए एंशिएंट वॉरियर्स चाहिए। हमारे हीरो की बात सुनकर जो डुगू हुई है वो बात करता है कि मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उन 4 बड़ी फैमिली से अकेले लड़ने के बारे में सोच रहा है। हाँ, एंड उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है उन 4 फैमिलीज की जो ताकत है ना उसके सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। एंड हमारा हीरो ये सब सुन रहा था। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मुझे पता है कि तुम सबको डाउट्स हैं इस बारे में, लेकिन तुम सभी मुझ पर यकीन कर सकते हो और मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एंशिएंट वॉरियर्स हैं जो चाइना में उनका पैटर्न बदल सकता हूँ। मैं चाइना में ऐसी 5वीं बड़ी फोर्स ताकत बना सकता हूँ जो उन 4 फैमिली से नहीं हारेगी। सो ये सुनकर वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं ना वो बोलते हैं मिस्टर यांग, अगर हमने इस तरीके से काम किया तो हम चाइना की उन 4 बड़ी फैमिली से सीधा सीधा मुकाबला करने वाले हैं और ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। सो दोस्तों, इस आदमी का नाम है ली डाई और ये उनकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड्स का कैप्टन है। एंड उसके बाद हम इन क्यू को देखते हैं, वही लड़की जिसकी हमारे हीरो ने जान बचाई थी। वो बोलती है हाँ, मैं इस कंपनी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाली हूँ। सो उनकी बातें सुनकर हमारा हीरो बोलता है मैं तुम सभी को वॉरियर्स की राह पर ले जाऊंगा और वो राह इतनी ज्यादा कमाल की होगी जितना तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होता और मैं इस बात की गारंटी लेकर बोल सकता हूँ कि तुम लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी अल्टीमेट पावर दिखाते हुए बोलता है और जब तुम किसी बुरे आदमी से लड़ोगे ना तब तुम उसके सामने हारोगे भी नहीं और अगर तुम सभी ट्राई करना चाहते हो तो तुम सभी अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर अटैक करो और देखते हैं फिर कौन जीतेगा। सो दोस्तों, अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, सीरीज अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, कमेंट से बता देना। ओके, और इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो मैं आ गया हूँ मास्टर एज अ डेटी के एपिसोड 54 के साथ। चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैन बाई कुआन को देखते हैं जो बोलता है कि मिस्टर यांग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है। चैन बाई कुआन आपको फॉलो करने के लिए तैयार है, वो हमेशा आपका साथ देगा। एंड उसके बाद चैन बाई कुआन बोलता है आप सभी मेरी बात सुनिए, जो मिस्टर यांग है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी वजह से हम सभी को मिस्टर यांग पर यकीन करना चाहिए। लेकिन तभी जो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला टीम का होता है ना वो बोलता है ये कमजोर बच्चा और वो हम सबकी हिफाजत कर लेगा। हाँ, उसके बाद टीम कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड वाला हमारे हीरो की ओर जाने लगता है और वो बोलता है मुझे पता है कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे जीत भी पाओगे, समझे? तुम बस यहाँ पर सबको ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा महान हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो बोलता है तुम बस अकेले आए हो मुझसे लड़ने के लिए? हाँ, तुम्हारा साहस देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग होगे। सो उसको इस तरीके से देखकर जो चैन बाई कुआन है वो बोलता है मिस्टर यांग, आपको इसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी अभी बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन को उसका सत्यानाश करके आए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा मिस्टर यांग आपसे जीत भी पाएगा। सो उसकी बात सुनकर जो वो ली दाई है ना वो बोलता है आप इस तरीके से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं और क्या ही मजाक कर रहे हो कि बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश करने वाला ये है। जब तुम दोनों की ये बकवास खत्म हो जाए क्या हम लड़ना शुरू कर सकते हैं? सो उसके बाद जो हमारा हीरो बोलता है ब्रदर चैन, आपकी जो हालत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसी वजह से आप इतना मत चिल्लाइए। पहले मैं इन सबसे जरा अच्छे से बातचीत कर लूं। मैं यांग ईउन वही करूंगा जो मैंने कहा। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो ली दाई है वो बोलता है मैं ली दाई 13वीं जनरेशन हूँ, ब्लम ब्लॉसम बॉक्सिंग की फैमिली का, यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। एंड उसके बाद ली दाई बोलता है और क्योंकि आप मेरे बॉस हो ना तो मैं आपको पहले अटैक करने का मौका दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी कि मैंने आपको अपने एक ही वार में शाहरुख खान ने चित कर दिया। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो तुरंत ही एक जंप मारता है एंड अपना एक अटैक उस पर करता है। एंड वो बोलता है तो मैं आ रहा हूँ। एंड हमारे हीरो को इतना तेज देखकर वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड हमारा हीरो का जो अटैक है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने ना उसे अपने पंच से छुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं। हम देखते हैं कि वहां पर थोड़ा तूफान सा आ गया है। उन हवाओं की वजह से क्यून की जो स्कर्ट है ना वो थोड़ा उड़ने लगती है और उसे उड़ता हुआ देखकर सभी लोगों की हालत पतली हो जाती है। वो जो भाई बहन है उनका भाई बोलता है कि वाह क्या बात है। एंड ये जो डुगू हुई है ना वो तो बिल्कुल देखने के लिए मरा ही जा रहा है कि क्या है क्या है। सो बिल्कुल नीचे ही झुक जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम
उसी सिक्योरिटी गार्ड वाले को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी एंड वो हमारे हीरो का पंच देखकर बस यही सोच रहा था कि ये पंच मुझसे बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था। उसके बाद वो सोचता है मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने इससे लड़ाई की तो मैं जीत भी पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। एंड उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड वाला है वो बोलता है ली दाई, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं इससे लड़ूंगा तो अब मैं वही करूंगा जो अब मुझे अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ली दाई ने सरेंडर कर दिया है। वो बोलता है कि मेरी जो बॉक्सिंग टेक्निक है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ कि ब्रदर यांग मुझसे बहुत अच्छे हैं लड़ने में और आपकी जो ताकत है वो किसी के भी कंट्रोल से बाहर है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या और कोई मुझसे लड़ना चाहता है। सो उसके बाद जो वो भाई बहन है ना टैंग लॉन्ग जो कि एंजन के 3 टियर एंशिएंट वॉरियर है और उसकी बहन गुंसलो जो कि एंजन के 5 लेयर की एंशिएंट वॉरियर है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लॉरेन जुन है और वो एक मिंग जिन की चोटी के लेवल का एंशिएंट वॉरियर है। एंड ये क्यू विन जो कि डार्क एनर्जी की 1st लेयर की एंशिएंट वॉरियर है। हमारा हीरो लिu शिकी और डुगु रूथलेस सामने और उनके सामने ये सभी। हमारा हीरो उन दोनों से कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उन्हें वो तो करने दो जो वो चाहते हैं। सो लिu शिकी बोलता है लेकिन दोस्तों अगले मोमेंट में हम क्या देखते हैं वो सभी हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं। एंड उसके बाद वो हमारे हीरो के सामने झुककर बोलते हैं टैंग लॉन्ग ने मिस्टर यांग की ताकत काफी टाइम पहले ही देख ली है और मिस्टर यांग ने मेरी बहुत ज्यादा मदद भी की है। मैं मिस्टर यांग को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ और मैं हमेशा उनके साथ काम करूंगा, उनका साथ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं एंड वो सभी बोलते हैं कि मैं मिस्टर यांग के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। सो उन सभी की बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है और जब तक तुम सभी मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करूंगा। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ जबरदस्ती काम करे और अगर तुम में से किसी को भी फ्यूचर में मेरे साथ काम नहीं करना है तो वो मेरे पास आए और मुझसे साफ तौर पर कह दे। एंड उसके बाद हमारा हीरो मस्त उछलता है एंड बोलता है कि मैं यांग युन क्लाउड गेट को यहाँ पर पा चुका हूँ। मैं भगवानों और देवताओं की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं अपना खून अपने भाइयों के लिए बहा दूंगा और उनके साथ उनके हर एक सुख दुख में उनका साथ दूंगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और जब तक हम लोग काम करेंगे और मुझे कोई भी बेनिफिट होता है तो वो तुम्हारे लिए भी होगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है हम चाइनीज वॉरियर्स के नए मसीहा बनकर उभरेंगे जो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन तभी हम मिस डुगु को देखते हैं जो हमारे हीरो के सामने झुक जाती है। वो बोलती है मैं रूथलेस आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर यांग मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें। सो हमारा हीरो उन्हें इस तरीके से देखकर पूछता है तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है बताओ। सो जो मिस डुगु है वो बोलती है रूथलेस मिस्टर यांग से पूछना चाहती है कि जो मिस्टर यांग है वो मेरे भाई को उनके एक इनर डिसाइपल यानी कि खुद के शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर ले। सो अपनी बहन की इस तरह की बात सुनकर जो डुगु हुई है वो बोलता है कि क्या मैं उसका शिष्य, क्या कह रही हो तुम बहना। एंड हाँ उसका चेहरा उस टाइम पर कतई देखने वाला होता है कि भाई किस तरह का फेस बना रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे एक और प्यारा सा एपिसोड समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो अभी अभी ये वीडियो देखा है एपिसोड देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर्स डे ठीक है एपिसोड 55 के साथ। से चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि जो मिस डुगु हैं उन्होंने हमारे हीरो के सामने झुककर उनसे एक रिक्वेस्ट मांगी थी कि वो उनके भाई यानी कि डुगु हुई को एक उनके खुद के शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लें। सो ये सुनकर डुगु हुई बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि मैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम डुगु हुई को देखते हैं जो वहां से भाग रहा होता है, बोलता है कि मुझे तुम इसका शिष्य बनाना चाहती हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड ये देखकर लिu शिकी हमारा हीरो और मिस डुगु तीनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। एंड हम देखते हैं कि जो डुगु हुई है वो दरवाजे के पास बिल्कुल पहुंच ही गया होता है। एंड उसके बाद वो दरवाजा खुलते हुए बोलता है इस तरह का बच्चों वाला खेलना तुम ही खेलती रहो बहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक भाला आने लगता है। एंड दोस्तों वो भाला नहीं एक तलवार होती है एंड वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में जा रही होती है। सो वहां पर जो एक आदमी होता है ना उसके तो कपड़े ही उड़ जाते हैं। एंड हाँ उस लड़के की टांगे देखकर उसकी चड्डी देखकर टैंग लॉन्ग की आंखें फूट जाती हैं कि हाँ भाई मैंने ये क्या देख लिया मेरी आंखें। एंड जो वो तलवार है ना वो सीधा का सीधा उस दरवाजे में जाकर लग जाती है और ये देखकर बेचारा डुगु हुई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मिस डुगु को जिनकी अंदर से किसी डीमन वाला ऑरा निकल रहा था। एंड वो बोलती हैं मेरे प्यारे भाई अगर तुम यहाँ से गए तो तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से जाकर देख सकते हो। हाँ
कोशिश करके देख लो। एंड ये देख कर ना हमारा हीरो और उसका दोस्त दोनों थोड़े घबरा गए थे। एंड जो बेचारा डुगू हुई है वो ये सब देखकर पसीना पसीना हो रहा था। एंड वो बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने चाहिए था मेरे साथ। एंड उसके बाद जो उसकी बहन है ना डुगू रूथलेस, वो बोलती है भैया मैं ये सब तुम्हारे ही भले के लिए कर रही हूँ, इसी वजह से तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए और मिस्टर यांग के एक अच्छा शिष्य बन जाना चाहिए। जो डुगू हुई है वो बोलता है भले से ही मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं यहाँ पर और मुझे किसी पहाड़ की चोटी से ही छलांग क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन मैं इसे अपना मास्टर कभी नहीं कहूंगा और मैं इसका शिष्य कभी नहीं बनूंगा, समझे। एंड उसके अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि मास्टर प्लीज आप मुझे एक अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। डुगू हुई ना हमारे हीरो के सामने झुका हुआ होता है। एंड हम उसके सिर पर देख सकते हैं कि कुछ पकौड़े आ गए हैं, यानी कि उसकी बहन ने उसे अच्छा खासा थूल दिया होता है। एंड उसके बाद हम उसकी बहन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि भैया तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्या चाह रही हूँ इस वक्त। यांग इयुन जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं आने वाला है और अगर इस टाइम पर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज नहीं किया तो हो सकता है कि जो हमारा फ्यूचर हो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। हमारी जो डुगू फैमिली है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है, यानी कि अपनी बहुत सारी रेपुटेशन को गवा चुकी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उसको बदलने का। एंड दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जिससे समझ भी नहीं आया होता है कि क्या बोलूं यार मैं। वो बोलता है इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी करने योग्य हूँ रूथलेस, मुझे नहीं लगता कि जो डुगू हुई है वो मेरा शिष्य बनने के लिए स्वेच्छा कर रहा है, इसी वजह से हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए इस बारे में। लेकिन तभी जो डुगू रूथलेस है वो हमारे हीरो के सामने झुक जाती है एंड वो बोलती है, जो रूथलेस है वो आपके सामने फिर से झुककर आपसे एक रिक्वेस्ट मांग रही है कि प्लीज आप मेरे भाई को अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए और मैं जो रूथलेस है वो आपके लिए एक बैल और घोड़ा बनने के लिए तैयार है, यानी कि आपकी पूरी सेवा करेगी, बस आप मेरे भाई को अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। अपनी बहन को इस तरीके से देखकर जो डुगू हुई है वो सोचता है मैं मेरी बहन को इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए पहली बार देख रहा हूँ, आखिर मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही है और उसे ऐसा करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रही है, संकोच नहीं हो रहा है। सो हमारा हीरो डुगू रूथलेस के पास आता है एंड उसे बोलता है कि खड़ी हो जाओ, आखिर तुम बार बार मेरे सामने इस तरीके से क्यों झुक रही हो, मैं कोई सम्राट या महाराजा थोड़ी हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है डुगू हुई आखिर तुम क्या चाहते हो, भले से ही तुम्हारी बहन चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता और मैं इस तरीके से शिष्य भी नहीं बनाता हूं, लेकिन तुम्हारी बहन जो मुझसे इतना ज्यादा मिन्नतें कर रही है तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। तो जो उसका भाई है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरी बहन के पास कुछ ना कुछ रीजन जरूर होंगे जो मुझे वो तुम्हारा शिष्य बनाना चाहती है और मैं डुगू हुई अपनी बहन की ऐसी हालत नहीं देख सकता हूँ, मेरी बहन जो भी चाहती है मैं वही करूंगा और मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद हमारा हीरो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं अभी जो बना रहा हूँ वो एक सेक्ट नहीं है, बल्कि वो एक एंशिएंट वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे तुम एक गिल्ड के रूप में भी बोल सकते हो और मैं तुम्हें एक रजिस्टर्ड डिसाइपल के रूप में ही मानूंगा। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है एंड ब्रदर्स तुम में से जो भी मेरे क्लाउड गेट में एंटर करना चाहता हो तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो एंड उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उसके बाद वहाँ पर हम कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं जो बोलते हैं अच्छा इंपॉर्टेंट चीजें, मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा करेगा कि वो हमें यहाँ से भगा देगा। मैंने पहले ही सोचा था कि यहाँ पर ये कुछ ट्रिकी टाइप का यूज करेंगे एंड इसकी जो उम्र है ना वो भी कितनी कम है भाई, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी कर पाएगा। एंड उसके बाद वो लोग बातें करते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये एक गैंग इसीलिए बनाना चाहता है क्योंकि ये मौत से बहुत ज्यादा डरता होगा। तो दूसरा आदमी बोलता है कि अपनी आवाज थोड़ा धीमी रखो, अगर उसने सुन लिया तो। हमारा हीरो एंड रूथलेस और हमारे हीरो का दोस्त वहीं पर होते हैं एंड दोस्तों हमारा हीरो शायद से उनकी बातें सुन लेता है। सो उसके बाद वो सभी लोग हैं ना वो हमारे हीरो की तरफ देख लेते हैं एंड अगले ही मोमेंट में हम क्या देखते हैं, जो वो दरवाजा है ना वो बंद हो जाता है एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि कतई शायद से गुस्से में था एंड उसकी बॉडी में से काफी पावर निकल रही थी। वो बोलता है अब जाकर मैंने सारा का सारा कचरा बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पर फालतू की बातें मत करना और मैं अब तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि कचरा बाहर निकालो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने वहां से उन खराब लोगों को बाहर निकाल दिया होता है एंड वो लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि वो कुछ प्लान करना चाह रहा है, मुझे कुछ सुनना चाहिए। एंड उसके बाद हम कमरे के अंदर का सीन देखते हैं, हमारा तो वहाँ अपनी कल्टीवेशन पावर से ना जाने गोले टाइप का बना रहा है। एंड उसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हमारे हीरो की जो एनर्जी है ना वो बाहर आ रही होती है जिसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। एंड उसके बाद वो सभी वहाँ पर नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके का शौक था भाई, मेरे कान, मैं तो बिल्कुल बहरा ही हो गया। एंड वहाँ अंदर कमरे में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे ना कि सब हैरान थे कि भाई ये क्या है,
एंड जो टैंगलोंग है वो बोलता है इसका जो फॉर्मेशन है वो कितना ज्यादा ताकतवर है, इतनी ताकत मुझे नहीं लगता कि ये अब किसी इंजन के लेवल का है। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा पावर निकल रही थी एंड उसके माथे पर भी एक लाल कलर का निशान था, मेरे मतलब वो कोई पावर पॉइंट होगा। हमारा हीरो बोलता है मैंने यहाँ पर चारों तरफ स्पिरिचुअल सेंस फैला दिया है क्योंकि मैंने सुना है कि दीवालों के भी कान होते हैं। और जो अगली चीज मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सभी मेरे साथ आओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वही हमारे हीरो के माथे वाला निशान उन सभी के माथे पर भी आ जाता है। एंड ये देखकर वो सभी थोड़ा बहुत तो हैरान होते ही हैं कि भाई ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना किसी इनर स्पेस में आ जाते हैं हमारे हीरो के। हमारा हीरो वहां पर उन सबसे बोलता है कि सभी लोग ये मेरी कॉन्शियसनेस का समुद्र है, जिसे तुम लोग स्पिरिचुअल दुनिया के नाम से भी जानते होगे शायद से, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर डुगू हुई बोलती है कि क्या ये कोई स्पेल है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो कुछ करने लगता है एंड वो बोलता है अब से मैं तुम सभी को मार्शल आर्ट्स की चीजें सिखाऊंगा और तुम्हें सारी चीजें सीखने में जिन भी चीजों की जरूरत होगी वो सब मैं तुम सबको दूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के ऐसा करने के बाद ही हवा में कुछ किताबें अचानक ही उत्पन्न हो जाती हैं। एंड उसके बाद हर एक किताब हर एक के पास आ जाती है। एंड हमारा हीरो बोलता है जो हमारी दुनिया में एंशिएंट मार्शल आर्ट्स है ना, उनमें इतनी ताकत या ऐसी टेक्निक्स नहीं होंगी जो इन किताबों में लिखी हुई हैं, और जब तुम इनका प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी ताकत मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा हो जाएगी कि तुम उन्हें बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दोगे। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है जो तुम लोगों को बाहर नहीं बतानी है, ये हमारे टीचर की किताबें हैं और अगर तुम में से किसी ने भी एक भी किताब को बाहर एक्सपोज कर दिया तो मैं यांग यून उनके लिए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा और मौत की सजा दूंगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है एंड इसके साथ ही मैं तुम सभी को एक गोली भी दूंगा जो तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा पावर को जनरेट करेगी और तुम्हारी बॉडी में से और भी निकलने लगेगा पावर का, और इसी के साथ ही मैं तुम सभी को कल्टीवेशन की राह में ले जाऊंगा जो कि एंशिएंट वॉरियर्स की राह से बिल्कुल अलग होगी, और इन सभी को बस तुम लोग मेरे साथ काम करके चुका सकते हो इस सभी का प्राइस, और जब तक तुम सभी मेरे साथ ईमानदारी से काम करते रहोगे मैं तुम सभी के साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। एंड वहीं पर यही सीन बदलता है और हम एक आदमी को किसी के सामने झुका हुआ देखते हैं। वो बोलता है जो बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो चुकी है और जो मां शिंगटियान है जो कि डार्क एनर्जी के 8 लेवल के मास्टर थे उन्हें भी मार दिया जा चुका है। एंड वहीं पर हम किसी बुढ़े को देखते हैं एंड दोस्तों शायद से ये माँ फैमिली का कोई एल्डर है। वो बोलता है कि क्या ये सब यांग यून ने किया है। सो जो वो आदमी है वो बोलता है कि हाँ ये वही है। एंड अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि ये जो एल्डर है ना, इसने अपने एक ही अटैक से उसके सामने जो वो आदमी झुका हुआ है उसे काट दिया होता है। एंड उसके बाद ये जो बुढ़ा है वो चिल्लाता है कि यांग यून तुमने मेरी माँ फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है और अब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड उसके बाद टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि दोस्तों हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो गया। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट तुम लोगों का फेवरेट था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। एंड हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर करना मत भूल जाना। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर ज़डेटी के एपिसोड 56 के साथ। तो चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो और उसके सारे टीम मेंबर्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। एंड वो सभी हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड में होते हैं या फिर कहूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एंड वो सभी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अब सभी का जो कल्टीवेशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन सब ने जो गोली खाई है वो जल्दी अपना इफेक्ट डालेगी और इनकी बॉडी में से जो ऑरा है वो भी जनरेट होने लगेगा। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अब तुम सभी अपनी बॉडी में ऑरा यानी कि पावर को महसूस कर सकते होगे और इसी से तुम्हारे कल्टीवेशन का जो सफर होगा वो स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और जब तक तुम सभी एक मजबूत फाउंडेशन बनाए रखोगे और अपने टाइम के अनुसार प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम लोग उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे जितना अभी इस वक्त मैं हूँ। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इसमें कल्टीवेट करने में तुम लोगों को काफी ज्यादा वक्त लगेगा और यहाँ पर पहले दिन यहाँ कर तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इनर वर्ल्ड में से फिर से अपनी असली वाली दुनिया में आ जाते हैं एंड हमारा हीरो अपने उस इनर वर्ल्ड को बंद कर देता है। एंड उसके बाद हम डुगू हुई को देखते हैं जिसकी बॉडी में सच में काफी पावर आ गई थी। एंड वो बोलता है सच में मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरा जो लेवल है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। एंड उसके बाद डुगू हुई मस्त स्टाइल में बोलता है अगर मैं इसी तरीके से हर वक्त प्रैक्टिस करता रहा तो मैं जितने भी एंशिएंट वॉरियर्स हैं उन सभी को हरा दूंगा और चाइना का सबसे ज्यादा ताकतवर एंशिएंट वॉरियर बन जाऊंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो उसके सिर पर मार देता है कि क्या मजाक कर रहे हो हाँ?
उसके बाद हमारा हीरो बोलता है जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना वो अभी छोटा है, तो आखिर दूसरों के साथ लड़ाई क्यों करना है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। अगर हम इसी तरीके से कल्टीवेट करते रहे तो हमें इस तरीके की छोटी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं और जितना मुझे पता है डार्क पावर रियल्म के अलावा भी वहाँ इनेट रियल्म और यहाँ तक कि ओवरसीज फोर्सेस भी हैं और अभी तो हमने बस शुरुआत की है। इसी वजह से अभी इस टाइम पर हमें अपनी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें दूसरों को गुस्सा दिलाने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कल्टीवेशन की शुरुआत ही की है। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर दूसरे हम पर पहले हमला करने के लिए आए तो हमें उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हम उनके साथ लड़ सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि काफी वक्त हो गया है, इसी वजह से अब हमें चलना चाहिए और आराम करना चाहिए। सो टैंग लाओ और बाकी सब बोलते हैं ठीक है मिस्टर यांग, गुड बाय। एंड उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो तभी बोलता है वैसे ब्रदर चैन, टैंग लॉन्ग और सिलो तुम यहीं पर रुको। सो वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं। वो तीनों बोलते हैं आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों रोक लिया। सो हमारा हीरो बोलता है तुम्हें पता है कि मेरी बहन पहले किडनैप हो चुकी है, लेकिन भगवान की दया से अब कोई भी खतरा नहीं है और अब वो आने वाले फ्यूचर में जल्द ही एंशिएंट कैपिटल में जो स्कूल है ना वहां पर पढ़ने के लिए जाने वाली है। टैंग लॉन्ग, सिलोऊ और ब्रदर चैन, आप तीनों को मेरी बहन की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप लोग कल्टीवेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बहन की अच्छे से हिफाजत कर लेंगे। सो जो टैंग लॉन्ग है उसकी बहन वो हमारे हीरो के सामने झुकते हैं, बोलते हैं ठीक है हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो चैन बाइकवान है वो थोड़ा बगल में खड़ा हुआ होता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि ब्रदर चैन, मैंने अपने होम टाउन में आपसे मदद मांगी थी कि आप मेरी फैमिली का वहाँ पर ख्याल रखें और आपने ये करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आप लोगों तो मेरी फैमिली का ख्याल रखते टाइम पर इतनी सारी चोट भी लग गई है। अब मैं आपको ये ताकत देता हूँ कि आप हमारे इस कल्टीवेशन के ग्रुप को और भी ज़्यादा बढ़ाएं और मैं आपको हमारे क्लाउड गेट का चीफ मैनेजर अपॉइंट करता हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और अगर ऐसा हो सके तो मैं चाहूंगा कि जो ब्रदर चैन की फैमिली है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके हमारे इस क्लाउड गेट में, और अगर ऐसा हुआ तो ब्रदर चैन की जो फैमिली है वो फिर से अपनी रेपुटेशन को वापस पा सकती है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर ब्रदर चैन क्या चाहते हैं। सो उसके बाद जो चैन बाइक्वान है वो बोलता है मेरे मास्टर ने मुझे उनकी बहन का ख्याल रखने का कर्तव्य दिया था, लेकिन मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया, इसी वजह से मैं आपका अपराधी हूँ। लेकिन आप मुझ पर फिर से भरोसा कर रहे हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी फैमिली फिर से अपनी रेपुटेशन को पा पाए या नहीं, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और पूरा बेस्ट तरीके से ट्राई करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरूं। उसके बाद हमारा हीरो अपने दोस्त से बोलता है आयरन एग, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारी कंपनी का अच्छे से ख्याल रखो, उसकी देखरेख करो और शांगयान विलेज में जितना भी हमारा काम होने वाला है तुम उसके लिए ब्रदर चैन को कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। सो हमारे हीरो का दोस्त बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमारा हीरो डू रूथलेस से बोलता है कि रूथलेस तुम सब में से अभी सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से रूथलेस तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड रहोगी अब से और मेरी हर एक सेफ्टी का ख्याल रखोगी, क्योंकि मेरे आसपास काफी मैन पावर की कमी है, तुम्हें पता है ना। एंड दोस्तों जब वो दोनों मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे तो वो दोनों शायद से थोड़े शर्मा रहे थे, नर्वस थे। आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी खूबसूरत शाम जो गुजारी थी एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा हीरो उन सभी से बोलता है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, सो तुम सभी जा सकते हो और आराम कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी कल्टीवेशन को हद से ज्यादा मत करना। उसमें जो जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सही से फॉलो करना, सही टाइम पर कल्टीवेशन करना, और इससे तुम्हारी जो कल्टीवेशन की प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम होते हैं हमारे हीरो के बंगले पर एंड वहां पर हम बंगले के अंदर हमारे हीरो को देखते हैं एंड उसके साथ वो स्पिरिट गर्ल होती है। एंड वहीं जो उस बंगले के अंदर एक कमरा होता है जहां पर वो फॉर्मेशन होता है, वहां पर हमारा हीरो होता है फॉर्मेशन के बीच में। एंड हमारा हीरो बोलता है मेरे मास्टर ने भी मुझसे ये कहा है कि इस फॉर्मेशन के नीचे जो चीज है वो थोड़ी बहुत ईविल है, इसी वजह से मुझे अभी इस वक्त तो इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ना चाहिए। एंड उसके बाद हमारा हीरो इस स्पिरिट गर्ल से बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ऑरा है इस टाइम पर, और ये जो विला है ना वो भी स्पिरिचुअल वेन्स पर है, सो इसके आसपास भी काफी अच्छा ऑरा है। सो हमारे हीरो की बात सुनकर जो वो स्पिरिट गर्ल है वो बोलती है सर हमारे पास ही जो जमीन है ना वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी की एक गैदरिंग होने वाली है और मुझे ये फील हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से हमारे हीरो को एक किताब दिखती है। उस किताब को देखकर हमारा हीरो बोलता है हमें पहले फॉर्मेशंस के इंसाइक्लोपीडिया पर एक बार नजर मान लेनी चाहिए, जिस इंसाइक्लोपीडिया मुझे मेरे मास्टर ने दी थी।
मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं कुछ शब्द सही से नहीं बोल पाता हूँ, सो आई एम सॉरी। उसके बाद हमारा हीरो कुछ स्टोन को जमीन पर रखकर सोचता है यहाँ पर एक स्पिरिट गैदरिंग पार्टी होने वाली है। हाँ, भले से ही जो लो लेवल की इस तरह की स्पिरिट पार्टी है वो इस हमारी इंसानी दुनिया में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और इसकी मदद से हमारी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और हम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे कल्टीवेटर बन सकते हैं। उसके बाद हमारा हीरो एक और स्टोन को रखता है एंड वो सोचता है अगर मैं सारी की सारी अच्छे से अरेंजमेंट कर दूं और 5 एलिमेंट्स रख दूं इन एंड यांग के, और मुझे 2 ग्रेड वाला स्पिरिट स्टोन भी यूज करने की जरूरत है यहाँ पर, और 3 फ्लेम स्टोन्स, ताकि मैं इस पार्टी को अच्छे से समझ सकूं। क्योंकि भगवान की मुझ पर असीम कृपा है तो मेरे पास ये सारी की सारी चीजें अभी से मौजूद हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने एक अच्छा फॉर्मेशन बना लिया है एंड हमारा हीरो बोलता है अब बस मुझे खून का ही इस्तेमाल करना है इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपने मुंह के पास अपनी उंगली ले जाता है एंड वो उसे काट लेता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो की उंगली से खून निकलने लगता है एंड वो बोलता है ड्राइनेस इन हेवन, कुन इज अर्थ, इन एंड यांग ट्रांसफॉर्मेशन द 5 एलिमेंट। और यही जो 5 एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, हवा, पानी, बिजली और द एयर ऑफ द स्काई, द वेन्स ऑफ द अर्थ। एंड उसके बाद हमारे हीरो की उंगली में से जो खून की बूंद गिरी थी ना वो उस स्टोन पर गिर जाती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस बंगले में एक अजीब टाइप का कुछ हो जाता है भाई, आंधी तूफान चलने लगते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के घर के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन बन गया है एंड वहां घर के अंदर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोलता है भले से ही ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो बनाने में, लेकिन इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो इस फॉर्मेशन को देखकर बोलता है लेकिन इस 10 मील के अंदर जितने भी ऑराज है ना वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ तक कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तब भी मुझे ऑरा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और यही होता है स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। एंड ये देखकर जो वो स्पिरिट गर्ल है वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्यूर को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है और ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही है। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो वो स्पिरिट गर्ल है वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, और ये देखकर हमारा हीरो बोलता है कि बहुत अच्छा है ये सब, अगर इसके ऐसा ही चलता रहा तो इस तरीके से ईर और मेरा हम दोनों का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और हमारी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर क्यू व्यून आ जाती है जो बोलती है कि एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इस टाइम पर फ्री हो? सो हमारा हीरो उसे देखकर बोलता है कि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है क्यू यून, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है हाँ इतनी रात को? सो जो क्यू यून है ना वो बोलती है मैं इस बारे में बहुत ज्यादा टाइम से सोच रही थी सर कि आपने मेरी जान भी बचाई है, मुझे रहने के लिए घर दिया है और आप मेरी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं कल्टीवेशन में, और मेरे पास आपको इसके बदले में देने के लिए ना ही पैसा है और ना ही कोई ताकत, इसी वजह से मैं इन सब की कीमत आपको किसी दूसरे तरीके से चुकाना चाहती हूँ। सो हमारा हीरो सोचता है कि क्या किसी दूसरे तरीके से, एंड वो ना जाने कौन सा तरीका ही सोचने लगता है। भाई लोग तुम खुद ही देख सकते हो क्यू यून को, वो से कितने ज्यादा प्यार से खिला रही है यार। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ टाइम से बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं इसी टाइप के, क्या ही बात है। सो दोस्तों अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में हमारे हीरो को ना क्यू यून किस तरीके से पे बैक करने वाली है, आखिर कौन सा तरीका होने वाला है, वो प्यारा सा क्यूट सा नन्हा सा मुन्ना सा, सो जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। बहुत ही ज्यादा दिल टूटने वाले दर्द के साथ कह रहे हैं हम ये। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आओ लाइक करो, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में जो भी तुम्हें पसंद आया हो, सीरीज पसंद आ रही है, कैसी लग रही है, क्या चाहते हो तुम लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों ये है मामा स्टार ज़80 का एपिसोड 57। सो बिना ज़्यादा देर के चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है, उसके बाद हमें हमारा हीरो और क्यू यून एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद जो क्यू यून है वो हमारे हीरो से बोलती है कि सर मैं इस तरह की चीज ना पहली बार करने वाली हूँ, सो अगर मैं कोई गड़बड़ कर दूँ तो प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा। सो हमारा हीरो बोलता है कि आखिर तुम अचानक से ऐसा क्यों सोच रही हो क्यू यून? एंड उसके बाद हमारे हीरो की और क्यू यून की आंखें मिलती हैं और जो क्यू यून है वो बोलती है कि सर आप बातें करना बंद कीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हमारा हीरो ना जाने अजीब सी शक्ल बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैंने ये सब रूथलेस के साथ किया था, लेकिन अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इसे मना कर पाऊंगा। भाई नहीं है। एंड उसके बाद जो क्यू यून है वो शायद से अपने कपड़े उतारने लगती है एंड हमारा हीरो बिल्कुल हर एक चीज सुन रहा था कि हाँ
और ये आवाज तो एंड वो अपनी एक टेक्निक का भी यूज करता है, स्टिंकी अनफोल्ड्स। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्यूयून है वो अपने आधे कपड़े उतार चुकी होती है। एंड ये सब ना हमारा हीरो सिर्फ सुन ही रहा होता है, सो वो सोच रहा होता है कि आखिर कौन इन सारी चीजों से बच पाएगा। एंड उसके बाद क्यूयून हमारे हीरो के कान में धीरे से बोलती है कि सर मैं तैयार हूँ। हमारा हीरो तो भाई ना जाने क्या ही कर रहा होता है कि वाह। एंड उसके बाद हमारा हीरो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है एंड जब वो देखता है तो वो देखता है कि जो क्यूयून है ना उसकी बैक पर एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ बना हुआ है। सो उसे देखकर हमारा हीरो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये तो फॉर्मेशन है, ये तुम्हारी बैक पर ये जो है ना ये एक फॉर्मेशन है और ये एक ट्रेजर हंट है, ये क्या कोई कर्मा चार्ट है? सो उसके बाद जो क्यूयून है वो बोलती है सर जो मिलियंस है उसने मुझसे ये कहा था कि ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स की वजह से बहुत सारे या फिर कहो लाखों लोग मेरी और मेरी बहन के पीछे हमेशा लगे रहेंगे और इस फॉर्मेशन को बचाए रखने के लिए ही मेरी बहन ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन लोगों को कभी कामयाब नहीं होने दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जो बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन है उसने इनको सीक्रेट्स को पाने के लिए क्यूयून को सारे परिवार को खत्म कर दिया। एंड उसके बाद हम हॉल मास्टर को देखते हैं जो बोलता है बस तुम्हारी क्यू फैमिली की जो ताकत है वो बस इतनी सी है। हाँ? अब मुझे अच्छे बच्चे की तरह बस ये बता दो कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाता है और मैं तुम्हारी बेटी को तो शायद से जाने ही दूंगा। सो उसके बाद हम क्यूयून को देखते हैं जो रोकर कहती है कि पापा। एंड उसके बाद हम क्यूयून के पापा को देखते हैं जो बोलता है मिलियंस मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है कि तुम किस तरीके से अपनी चालबाजियां करते हो, तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन अगर हमें सिर्फ फॉर्मेशन तोड़ने का कोई भी तरीका नहीं बताएंगे तो ये चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन ये अपनी मौत तक भी उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगा। एंड उसके बाद क्यूयून के पापा बोलते हैं लेकिन तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद एक कहावत बोलते हैं वो जो उनकी बहन ने बोली थी, लेकिन हम मुझे उस टाइम पर वो समझ में नहीं आई थी, तो मैंने ऐसा गुप्त रखा था उसे। वो ये है कि लव इज इन द फ्लोइंग वाटर, लव इज द फ्लावर एट द एंड ऑफ द अदर शोर। हे तुम लोगों को समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद वो सीन खत्म हो जाता है। प्रेजेंट के सीन में आकर हम देखते हैं कि जो क्यूएन है वो रो रही होती है क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा और बहन की याद आ गई होती है। वो रोते हुए बोलती है कि मेरे पापा ने अपनी जान दे दी लेकिन उन्होंने इस फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका किसी को नहीं बताया। ये सब सुनकर हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मुझे शुरुआत में लगा था कि ये बस एक किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों के साथ इस तरीके से गलत काम करती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो गुस्से में बोलता है मिलियंस अगर मैंने खुद आकर तुम्हें नहीं मारा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक मर्द ही नहीं हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और विदाउट ज्यादा देर किए हम अभी कुछ दिन आराम करते हैं और उसके बाद हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और क्योंकि तुम मेरी क्लाउड गेट की एक मेंबर हो तो मिलियंस ने जो भी तुम्हारी फैमिली के साथ किया है ना मैं उसका बदला उससे जरूर लूंगा। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्यूएन है ना वो मुस्कुराकर बोलती है कि थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन दोस्तों इसकी मुस्कुराहट कुछ इविल टाइप क्यों लग रही है, खतरनाक क्यों लग रही है, आई डोंट नो, आगे के एपिसोड में पता चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदल जाता है और हमें एक पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एक गोबी डेजर्ट है, एक सर्टेन जगह है कोई। एंड वहीं पर कहीं हमें अपने हीरो और क्यूएन को खड़ा हुआ देखते हैं। हमारा हीरो वहां पर बोलता है जो लव है ना वो एक 9 सेक्लूडेड वाटर्स है। क्यूएन बोलती है जो यहाँ पर नदी है वो एक 9 बैंड्स की सीरीज में है और तुम्हारे पीठ के पीछे जो स्टार्स है ना उस फॉर्मेशन है वो भी कुछ इसी टाइप के हैं, मुझे लगता है कि ये यहीं पर होना चाहिए। एंड उसके बाद हम क्यूएन को देखते हैं जो बोलती है जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मैं यहाँ पर एक बार अपने पापा के साथ आई थी और मैंने यहाँ पर बस कुछ ही चीज देखी थी यहाँ के पर्यावरण में और ये मेरे सर के लिए एक बहुत ही की बात है कि उन्होंने इस जगह को बस एक ही बार में ढूंढ लिया। लेकिन सर क्या आप थोड़ा धीरे से चलेंगे क्योंकि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो मस्त कैंपिंग वाले सूट में आया हुआ होता है। वो जो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही हो तुमने उसे फिर से धीमा कर दिया है। हाँ हम बस अपनी मंजिल से कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। उसके बाद क्यूएन बोलती है हे क्या तुम्हें क्या लगता है ना कि हम में से हर कोई तुम्हारे जितने फास्ट तरीके से कल्टीवेशन कर रहा है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो मॉन्स्टर। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है वैसे मैं तुम्हारी ये सारी बातें सुन सकता हूँ समझी, और अगर तुम इसी तरीके से बातें करते नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। सो ये सुनकर जो क्यूएन है वो थोड़ा डर जाती है कि भाई इतने घने जंगल में मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाएंगे, मुझे तो रास्ता ही याद नहीं है कि आगे पीछे मुझे नीचे ऊपर कहाँ जाना है। सो वो बोलती है कि चलिए सर हम चलना शुरू करते हैं, वक्त जाया क्यों करना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं और एक जगह पर रुककर हमारा हीरो ना जाने क्या ही देख रहा होता है। सो जो क्यूएन है वो बोलती है
सर मुझे लगता है कि ये कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मैं यहाँ पर अपने पापा के साथ आई थी और मुझे थोड़ा बहुत तो याद है कि यहाँ यहीं कहीं होना चाहिए वो। एंड उसके बाद हमारे हीरो को एक दरवाजा दिखता है, सो वो बोलता है उस दरवाजे को देखकर कि हाँ ये सच है कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है तो लव ही वो फ्लावर्स हैं जो कि एंड ऑफ द अदर बैंक, और इस कहावत में जरूर से इन फूलों की बात की जा रही होगी। एंड उसके बाद हमारा हीरो क्यूएन से बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा इतनी आसानी से खुलेगा, आखिर तुम्हारे पापा अंदर कैसे गए थे? हाँ, सो क्यूएन बोलती है मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि इस दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा डीप इंटरनल फोर्स की जरूरत होती है। मेरी फैमिली में मेरे एंसेस्टर्स यानी कि बहुत बड़े पूर्वजों को छोड़कर सिर्फ मेरे पापा ही थे जो इन दरवाजे को खोल सकते थे। सर आपकी जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं, मुझे लगता है कि आप इस दरवाजे को जरूर से खोल लेंगे। एंड उसके बाद हमारा हीरो एक बार ट्राई करने की कोशिश करता है एंड वो सोच रहा होता है कि इंटरनल फोर्स, हाँ मुझे लगता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन से इसे खोल सकता हूँ। सो दोस्तों हम देखते हैं कि तालियां, हमारे हीरो के कल्टीवेशन से वो दरवाजा खुलने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि भाई दरवाजा तो बहुत ज्यादा बड़ा है एंड हमारा हीरो वहां पर किसी चींटी की तरह दिख रहा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अंदर आने लगता है, ऐसे ही वो अंदर वाले कमरे में अपना एक पैर रखता है, उसे महसूस होता है कि हाँ मैं इस दरवाजे को किसी बुरी ताकत से यानी कि इविल ऑरा से भी खोल सकता था, यानी कि इस दरवाजे को खोलने में इविल ऑरा का भी यूज किया जा सकता है। हमारे हीरो का कहने का मतलब ये है। एंड उसके बाद हमारे हीरो को कुछ तो दिखता है, सो वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये। एंड दूसरी तरफ जो क्यूएन है हम देखते हैं कि वो थोड़ी अलग ही नजरों से देख रही होती है, शायद दोस्तों ये बुरी तो नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा झरना टाइप का लग रहा है भैया, एंड वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा झरना है एंड वहां पर कुछ तो रखा हुआ है। सो उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है कि ये तो एक ट्रांसपेरेंट एंशिएंट कॉफिन है, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी कब्र है, एक ऐसा संदूक है जिसमें लोगों की बॉडी रखी जाती है मरने के बाद। आखिर ये कौन सी जगह है और हमारा हीरो ये कौन सी जगह पर आ गया है, तो तुम लोगों को जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हाँ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो तुम लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो, किसका इंतजार कर रहे हो वहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा तुम्हारा फेवरेट पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ माय मास्टर डेटी के एपिसोड अंटाउन के साथ, से चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था हमारा हीरो और क्यूएन एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर क्यूएन अपने पापा के साथ छोटी बच्ची थी जब वो आया करती थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे ना वहां पर एक हाई क्वालिटी वाला प्लेटफॉर्म देखने को मिला था जो कि बिल्कुल एक जेट का बना हुआ था। एंड उसके बाद जो क्यूएन है वो हमारे हीरो से बोलती है कि सर मेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी। हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है, लेकिन दोस्तों जो क्यूएन है वो कतई बुरी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये एक ऐसी जगह है जहां जिसको मेरे पूर्वजों ने खोजा था, आखिर मैं तुम्हें ये कैसे दे सकती हूँ? हाँ तुम बस मेरी एक हाथ की कठपुतली बन सकती हो, मेरा मतलब बन सकते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो है वो वहां पर जाने के लिए तैयार था। एंड उसे देखकर जो क्यूएन है वो सोच रही थी लेकिन ये जो जगह है वो मेरी स्पिरिचुअल सेंस को कम कर रही है और मुझे नहीं पता कि अब ऊपर जाकर क्या होने वाला है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है क्यूएन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर उछलना मत, जब मैं वापस आऊंगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर चारों ओर क्या है। क्यूएन बोलती है कि ठीक है। एंड उसके बाद हमारा हीरो मस्त छलांगे मारकर ऊपर चला जाता है। एंड उसके बाद जैसे ही हमारा हीरो ऊपर आता है वो देखता है कि उस कॉफिन के आसपास कुछ भी नहीं है। सो हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी खतरनाक नहीं है यार। एंड उसके बाद जब वो उस कॉफिन को देखता है तो उसमें एक लड़की लेटी हुई होती है इस कब्र के अंदर। जो ये डेड बॉडी रखी हुई है ये कितनी बिल्कुल असली लग रही है यार, मतलब किसी असली लड़की की तरह। और उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो इसे देखकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठ पड़ेगी और बोलेगी वाह। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस कॉफिन की ओर जाने लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि पहले मुझे पास जाकर देखना चाहिए और उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन तभी अचानक वो किसी चीज पर अपना पैर रख देता है तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो कुछ देखकर हैरान हो जाता है एंड वो दिखता है कि उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन बन गया है। एंड हाँ हमारा हीरो बेचारा उस फॉर्मेशन के बीच में फंसा हुआ है। एंड उसके बाद हमारे हीरो की नजर एक ड्रैगन के पुतले पर पड़ती है जिसकी आंखें यहाँ चमक रही होती है। एंड उसके बाद उस ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है। सो उस आग को हमारा हीरो झुककर डॉच कर देता है। एंड उसके बाद वो देखता है कि उस आग की वजह से ना बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहां पर। एंड उसके बाद दोस्तों वहां पर ऐसे ही कई सारे पुतले थे जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड उसके बाद उनमें से लेजर बीम या फिर अलग अलग टाइप के बीम्स निकलने लगती हैं। हमारा हीरो ना उनसे जैसे तैसे बच रहा होता है, बिल्कुल ऐसे तरीके से बच रहा होता है कि मान लो भैया डांस ही कर रहा है, लेकिन हाँ इस बारे में डांस नहीं, इस बारे में तो कुछ और ही हो जाता। देखिए दोस्तों हमारे हीरो का मुर्गा बार बार बच गया। एंड उसके बाद हमारा हीरो मस्त किसी स्पोर्ट्समैन की तरह छलांग मारता है एंड बोलता है अगर मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 8वें लेवल पर नहीं होता तो शायद से
एक आध बीम तो मुझ में लग ही जाती। एंड उसके बाद हमारा हीरो जैसे ही वहां पर आता है तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो लगभग उस फॉर्मेशन से बाहर आ गया है। एंड उसके बाद वो दूसरी जब देखता है तो वहां पर बहुत सारी हड्डियां रखी हुई हैं। एंड उन हड्डियों को देखकर हमारा हीरो सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर ये लोग आए होंगे और इस फॉर्मेशन ने इन सबको ऐसे मार दिया, लेकिन क्यून कहाँ पर है, वो क्या कहीं छुपी हुई है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज करने लगता है। एंड वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से देखना पड़ेगा कि क्या मेरी फॉर्मेशंस की जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें इस फॉर्मेशन का कोई रिकॉर्ड दर्ज है या नहीं। एंड तभी हमारा हीरो बोलता है ब्लड सोल निर्वाणा फॉर्मेशन। और इस कॉफिन के अंदर जो ये औरत सोई हुई है उसकी आंखों के बीच में जो ये पत्थर रखा हुआ है सिर्फ इसी को नष्ट करके ही इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बड़ी ही तेजी से दौड़ने लगता है। एंड वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इस खजाने को पकड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन इस सोल ट्रेजर फॉर्मेशन ने उन सबका बंटाधार कर दिया। मुझे लगता है कि ये जो औरत इस कॉफिन में सोई हुई है और बस वो इस सारी चीजों को एंजॉय कर रही है, लोगों को मारना एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर इतने लोगों को इस औरत ने अपनी फॉर्मेशन से मार दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक इविल फॉर्मेशन है और मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और क्योंकि वो अभी सो रही है तो उसे इसी टाइम पर हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमारा हीरो रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि जो क्यून है ना वो उस कॉफिन के पास खड़ी होती है। एंड वो उस स्टोन को अपने हाथ में ले लेती है। एंड उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या उसने उसकी आंखें खत्म कर दी। एंड उसके बाद जो क्यून है वो बोलती है कि सर, मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालने के लिए थैंक यू। कितने ही सालों से मेरे लोगों के पास कोई और तरीका नहीं था, लेकिन वो इसी मैकेनिज्म को यूज किया करते थे। आज मेरे पापा की जो इच्छा थी मैंने उसे पूरा कर दिया और इस खजाने को पा लिया। लेकिन भले से ही मेरी जो परिवार है वो पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक हमारे पास ये ट्रेजर है ना तो हमारी जो फैमिली है वो वापस आ सकती है। सो ये देखकर हमारा हीरो सोचता है क्यों उस क्रिस्टल को जल्दी से रख दो वहीं पर, क्योंकि जो वहां पर जो औरत सोई हुई है वो अभी भी जिंदा हो सकती है। लेकिन तभी उस कॉफिन में से आवाज आती है कि आखिर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश किसने की। हाँ, सो हमारा हीरो कहता है कि ये तो 1000 माइल्स ऑफ वॉइस है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस कॉफिन में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है इसका तो ये ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये भी एक कल्टीवेटर है और इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो मुझसे कहीं ज्यादा है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो होता है ना वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा होता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो को अचानक ही ना जाने क्या ही महसूस होता है। हम देखते हैं कि वो अपने शायद से इनर स्पेस में आ गया होता है कुछ। एंड वो बेचारा तो पूरा रस्सियों से बंधा हुआ होता है। एंड वहीं पर हम उस लड़की को उड़ता हुआ देखते हैं जो बोलती है जब मैं अपनी बॉडी को रिफाइन कर रही थी तो उस टाइम पर मैंने इस ब्लड एंड सोल निर्वाणा फॉर्मेशन को गलती से तोड़ दिया और मेरी सारी की सारी प्रैक्टिस का सत्यानाश हो गया। एंड ये सब देखकर हमारा हीरो सोचता है कि ये तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अटैक है। एंड उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है लेकिन जब मैं तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखूं तो तुम काफी हैंडसम हो, हाँ, और काफी जवान भी हो अभी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहन की चीजों को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, समझे? और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे नहीं पता कि तुम जो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करने वाली हूँ उसमें तुम अच्छे से कर पाओगे या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। सो दोस्तों, अब ये जो लड़की है ये हमारे हीरो से ना जाने क्या ही प्रैक्टिस करवाने वाली है। अब इतने सालों से तो बुढ़िया सो ही रही थी, मेरा मतलब बुढ़िया तो नहीं है लेकिन उम्र तो बहुत ज्यादा है इसकी। सो देखना चाहते हो कि आगे के एपिसोड में क्या होगा? सो हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट तुम लोगों का फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मास्टर द डेटी के एपिसोड 59 के साथ। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड की में हमने देखा था कि उस ताबूत में सो रही वो लड़की है ना वो उठ जाती है। एंड उसके बाद वो अपनी एक अटैक, कॉन्शियसनेस अटैक से हमारे हीरो पर हमला करती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बेचारा बंधा हुआ होता है। एंड वो बोलती है कि अब देखते हैं कि तुम मेरी जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो बेचारा रस्सियों से बंधा हुआ होता है, मतलब बेड़ियों से बंधा हुआ होता है। एंड वो अपनी एक बेड़ी को तोड़ देता है। सो ये देखकर वो लड़की बोलती है तुम्हारा कल्टीवेशन करने का जो तरीका है वो काफी अच्छा होगा, इसी वजह से तुम इतनी छोटी उम्र में अच्छे खासे कल्टीवेशन लेवल पर आ गए। लेकिन तुम्हें मैं इतनी आसानी से थोड़ी जाने दे सकती हूँ, तुम्हें अपनी बहन के साथ थोड़ी देर और खेलना होगा। एंड दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं जो कि उन बेड़ियों से खुद को छुड़ा चुका होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन हमारा हीरो काफी जख्मी हो गया होता है। वो बोलता है तुम एक कल्टीवेटर हो और एक कल्टीवेटर होने के नाते तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि तुमने जो कुछ भी किया है, हाँ, तुमने दूसरों की स्पिरिट्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपनी ताकत बढ़ाई है। सो जो वो लड़की है वो बोलती है वो लोग लालची थे इसीलिए तुम्हें उन्हें दोष देना चाहिए, और वैसे भी वो सब मेरे लिए सिर्फ मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने वाले खिलौने थे। एंड उसके तभी अचानक वो लड़की बहुत ज्यादा स्पीड में हमारे हीरो के पास आ जाती है। लेकिन तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी है, तुम एक ऐसे कल्टीवेटर हो जिसे एक लड़की ने अपने फायदे के लिए यूज किया। हाँ, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, तुम मेरा पैर चाटो और मेरे एक वफादार नौकर बने रहो तो मैं तुम्हें और उस लड़की की जान बख्श दूंगी। तो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा पैर चाटना,
सो हमारा हीरो चिल्लाता है, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि वैसे मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, और हाँ मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। लेकिन तभी वो लड़की हमारे हीरो की गर्दन को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? हाँ। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी जो क्वालिफिकेशंस है वो काफी अच्छी हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, और अगर यहाँ पर तुम मारे गए तो तुम्हारे मरने का मुझे इतना खास फायदा भी नहीं होगा। सो हमारा हीरो बोलता है कि मैं वो इंसान हूँ जो आसमान की ओर उड़ता है, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मर गया तो मुझे क्या लगेगा कि मैं कोई खेवड़ा हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि भले से ही इस दुनिया में भगवान की क्या ही इच्छा होगी, लेकिन अगर हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करें तो हम भगवान की इच्छा को भी बदल सकते हैं। एंड उसके बाद हम पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो के मास्टर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ शिष्य हो, तुम्हें क्या लगता है हम कल्टिवेटर्स को भगवान की हर एक बात मानने की जरूरत है, उनके हिसाब से चलने की जरूरत है? सो हमारा हीरो बोलता है जो कल्टिवेटर्स हैं वो कल्टीवेशन इसीलिए करते हैं ताकि वो अपना जो मुख्य उद्देश्य है इमॉर्टल बनने का उसे पा सकें, और एक कल्टीवेशन की जो टेक्निक होती है वो तुम्हें बहुत सारी स्किल्स सिखाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए, हमें नदी के बहाव से ही चलना चाहिए और उसके साथ ही तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके जो मास्टर हैं वो बोलते हैं, क्या बकवास करते हो, आखिर मैं तुझ जैसे शिष्य को कैसे सिखा सकता हूँ? बताओ कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मैंने तुम्हारी आंखों में एक तूफान सा देखा था, अब वो कहाँ है? एंड उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं, कल्टीवेशन का मतलब सिर्फ इमॉर्टल बनना ही नहीं होता, लेकिन हेवनली पाथ का एक शासक बनना होता है, और यही वो अल्टीमेट गोल है जो हर कोई पाना चाहता है। हजारों दुनिया में इतने सारे भगवान हैं जिन्हें तुम गिन भी नहीं सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही हेवनली रास्ता है, और सिर्फ इस हेवन की हर एक इच्छा के विरुद्ध जाकर ही और भगवानों को मारकर ही तुम अपना ये महान उद्देश्य पा सकते हो उस हेवनली रास्ते पर, और उसी टाइम पर तुम हेवन में होगे। एंड उसके बाद वो बोलते हैं उसके टीचर, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने आप को युन तियांगशी का शिष्य कहना छोड़ दो, कभी मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बोलता है, हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी हमारे हीरो की गर्दन को पकड़े हुए। हमारा हीरो बोलता है, सर आज यहाँ पर मैं मर गया तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ताकतवर आदमी नहीं हूँ। और तभी वहां पर कुछ रोशनी टाइप की चमकने लगती है, एंड तभी वहां से आवाज आती है उस रोशनी में से, तुमने बहुत अच्छा कहा, तुम युन तियांगशा के शिष्य बनना डिजर्व करते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के मास्टर की जो सोल पावर है वो वहां पर आ जाती है, एंड उसके जो मास्टर है वो बोलते हैं, एक मुश्किल से गोल्डन कोर रील में आई हुई औरत मेरे शिष्य पर इस तरीके से हमला करेगी? हाँ। एंड दोस्तों हमारे मास्टर के सामने हमारा हीरो और वो लड़की दोनों किसी चींटी की तरह लग रहे थे। एंड हमारे मास्टर को देखकर जो वो लड़की है ना वो हमारे हीरो को छोड़ देती है, एंड उसके बाद जो मास्टर है वो अपने हाथ से उस लड़की को पकड़ लेते हैं, एंड वो लड़की चिल्लाकर बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो बुढ़े। एंड उसके बाद हमारे हीरो के टीचर हमारे हीरो से बोलते हैं, एक टीचर के रूप में तुम जल्दी से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस फॉरबिडन टेक्निक का यूज करो और उस पर अपना कंट्रोल कर लो, तभी जाकर तुम इस लड़की से जीत पाओगे। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो अपनी उस टेक्निक का यूज करने लगता है, एंड वो अपने खून की कुछ बूंदें लेकर उस लड़की की ओर फेंक देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो खून की बूंद है ना वो सीधा उसकी लड़की की माथे पर लग जाती है। वो बोलती है कि क्या ये खून है? एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की को ना जाने क्या ही होने लगता है, वो चिल्लाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो और उस लड़की के बीच एक शायद से कॉन्टेक्ट टाइप का बन गया है, क्योंकि उन दोनों के जो माइंड है ना वो सिंक हो रहे होते हैं। एंड ये देखकर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एंड उसके बाद जो उसके टीचर है वो वहां से गायब होने लगते हैं, एंड वो हमारे हीरो से बोलते हैं कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अब एक बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं जाग पाऊंगा, और इस टाइम जो भी तुमने सीखा है उसे एक सबक मानना। एंड अपने मास्टर को इस तरीके से देखकर हमारा हीरो चिल्लाता है कि मास्टर। एंड उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत हो तो तुम मुझे मार सकते हो, क्या हुआ अगर तुम मेरी सोल को कंट्रोल कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना मास्टर कभी नहीं मानूंगी। अगर तुम्हारे पास मदद के लिए तुम्हारे वो मास्टर नहीं होते तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाते, समझे? सो उसके बाद जो हमारा हीरो है अपनी कल्टीवेशन पावर का उस लड़की पर यूज करने लगता है, एंड वो बोलता है, अगर तुम मुझसे मारने के लिए भीख मांग रही हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर से पूरी करूंगा। एंड जैसे हमारा हीरो वो करता है उस लड़की को ना जाने कुछ महसूस होने लगता है। सो हमारा हीरो देखकर सोचता है कि मैंने तो अभी कुछ भी शुरू नहीं किया, आखिर ये क्या हो रहा है? एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के कपड़े बदल गए हैं भाई। वो लड़की बोलती है, ब्रदर प्लीज मेरी बहन को यहाँ से जाने दीजिए, उसे इस तरह की चीजें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
सो फ्रेंड्स ये ना वही लड़की नहीं है, ये कोई दूसरी लड़की है जो यहाँ पर आ गई है एंड ये उस लड़की की बहन है और ये हमारे हीरो को बोल रही है कि मेरी बहन को ये सब करने पर कोई मजबूर कर रहा है, वो ऐसा खुद से नहीं करना चाहती। सो दोस्तों ये सब देखकर हमारे हीरो का रिएक्शन क्या होगा कि भैया ये सब क्या हो रहा है। हाँ सो अब जो कहानी है वो और भी ज्यादा धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई की उनका क्या होगा, क्योंकि उसने ना एक टाइप से हमारे हीरो को धोखा ही दिया है। सो अगर जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो हाँ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर अभी आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ओके। एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस वीडियो का तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था और हाँ तुम्हें इसमें क्या क्या अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ गया हूँ माय मास्टर ज़ के एपिसोड 7 के साथ। तो बिना की ज्यादा देर के चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो उसे इस तरीके से देखकर बोलता है कि क्या इसकी 2 पर्सनैलिटीज हैं। यानी कि दोस्तों वो जो लड़की है ना वो एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी हैं। उसकी एक छोटी बहन की भी पर्सनैलिटी है उसके अंदर। सो उसकी बात सुनकर जो हमारा हीरो वो बोलता है कि चलो पहले बाहर चलते हैं, बाद में तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। एंड उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कब्र रखी हुई है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर आ चुका होता है एंड हमारा हीरो जैसे ही उठता है वो देखता है कि क्यून वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। एंड उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है मुझे लगता है कि ये भी उन स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से बेहोश हो गई है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उसे उठाने की कोशिश करता है कि उठ जाओ मोहतरमा। तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है एंड उसके बाद वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो कहती है कि मेरा बक्सा कहाँ पर है, वो बॉक्स जिसमें वो खजाना है उस लड़की का। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है कि उनसे ये एक ऐसी जगह है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खोजा था, है ना, और अगर तुम अपना मुंह खोलकर मुझसे मदद मांगोगी तो मैं इस मैकेनिज्म को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हाँ भैया मुझे तुम्हारी फैमिली का भी कुछ नहीं चाहिए, समझी, लेकिन अगर तुमने मेरा इस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को मेरे क्लाउड गेट का कोई भी मेंबर समझती हो, है ना, कोई भी हिस्सा समझती हो। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपना सिर मोड़ लेता है एंड बोलता है वो बक्सा लो और यहाँ से चली जाओ और मुझे अपनी शक्ल फ्यूचर में कभी भी मत दिखाना, समझी। सो उसकी बातें सुनकर जो क्यूएन है वो थोड़ा शर्मनाक गिल्टी फील करती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की की तरफ आता है एंड बोलता है कि अब तुम भी उठ सकती हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ धीरे धीरे हिलने लगते हैं एंड उसके बाद वो लड़की अचानक ही उठ जाती है। उसके मुंह पर अभी वो कपड़ा रखा हुआ है एंड ये देखकर क्यूएन बिल्कुल डर कर भाई ऐसी शक्ल बनाती है कि क्या ही बोलूं कि भूत आ गया भैया। एंड उसके बाद उसके शरीर में से उसकी आत्मा निकल जाती है, यानी कि वो बेहोश हो जाती है डर की वजह से। एंड उसके बाद उस लड़की के चेहरे से उसका वो कपड़ा है वो उतर जाता है। एंड उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है यूशु कई हजार सालों से अपनी जगह से हिली भी नहीं है, इसी वजह से मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है चलने में या उठने में। कहीं जो मास्टर हैं वो सरप्राइज तो नहीं हो गए। यानी कि दोस्तों इस लड़की का नाम है यूशु। एंड हम देखते हैं कि ये लड़की कतई कैसा पोज मार रही है यार। एंड उस लड़की की बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या हजारों सालों से। एंड हमारा हीरो बोलता है यूशु क्या यही तुम्हारा नाम है, आखिर तुम्हारी बॉडी को क्या हो गया। हाँ सो जो वो लड़की है वो बोलती है पहले मेरा नाम लू यूशु था और मैं एक स्पेल मास्टर थी और मेरी बॉडी के अंदर मेरी बहन की भी स्पिरिट है। यानी कि दोस्तों तुम लोग समझ सकते हो कि एक मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड। वो बोलती है और मेरी बहन का नाम लू शूशी था और मेरी बहन की बॉडी को कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे लोगों ने जो मैजिक जानते हैं उन्होंने नष्ट कर दिया और अब हम दोनों की स्पिरिट मेरी ही बॉडी में है। देखा दोस्तों, बोला था ना एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड। सो उस लड़की की बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो तुम्हारी बॉडी में 2 सोल्स हैं, तो आखिर तुम्हारे तुम्हारी बहन को रोका क्यों नहीं ऐसे खराब काम करने से। हाँ सो ये जो लड़की है ना यूशु वो बोलती है भले से ही ये मेरी बॉडी हो लेकिन मेरी बहन की जो स्पिरिट है वो मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो मेरी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है। मेरी बहन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो गोल्डन कोर स्टेज या फिर रील पर पहुंच चुका है और मेरी ताकत क्यूआई कंडेंसेशन के सिर्फ 3रे लेवल पर ही आई है। सो उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो से पूछता है कि आखिर एक स्पेल मास्टर क्या है। सो वो लड़की बोलती है वैसे ऐसी चीजें इस दुनिया में यानी अर्थ पर तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन मुझे को ज्यादा याद नहीं है, मैं पहले आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाती हूँ। उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो को एक्सप्लेन करने लगती है जो स्पेल्स होते हैं वो ऐसे बीस्ट की स्किन से बने होते हैं और उनमें ऑरा फ्यूज किया जाता है और इससे इसका उपयोग करने वाला जो यूजर होता है ना उसकी काफी पावर बढ़ जाती है। और जब तक तुम्हारे पास सारे के सारे मटेरियल्स और स्पिरिचुअल जो पावर होती है वो काफी होगी ना तो ये किसी कयामत से कम नहीं होगी। लेकिन अब जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि ऐसे खतरनाक बीस्ट को मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है
इसी वजह से अब एक अच्छा स्पेल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है मेरे बॉक्स में कुछ लो लेवल के चार्म्स हैं, इसी वजह से अगर आप चाहो तो आप उनका यूज कर सकते हो। सो ये सुनकर ना जो उसकी अंदर उसकी बहन की स्पिरिट है वो चिल्ला रही होती है, बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करती हो चुईया। एंड उन दोनों को इस तरीके से देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या तुम दोनों सच में बहने हो, क्योंकि तुम दोनों का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है भैया, जुदा जुदा। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है एंड बोलता है तो तुम मेरा क्लाउड गेट ज्वाइन कर सकती हो और वहां पर मेरी मदद कर सकती हो और तुम्हें यहाँ पर रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे हीरो के पीछे चलने लगती है। हमारा हीरो बोलता है तुम मेरे साथ चलो और हम वहां पर बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलेंगे, ओके। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई हमारे हीरो के ऊपर एक पर्ची चिपका देता है। दोस्तों ये पर्ची नहीं है, ये एक चार्म मैजिक स्पेल है। सो हमारा हीरो तभी उसे नोटिस करता है कि यार ये तो एक स्पेल है। एंड हम देखते हैं कि दोस्तों ये वही लड़की है। एंड मुझे लगता है कि लू शू की बहन लू शूशी ने उसकी बॉडी पर फिर से कब्जा कर लिया। एंड वो बोलती है ब्रदर अभी अभी मेरी छोटी बहन ने कहा कि मैं उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है अब आप मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी बॉडी पर ये स्पेल चार्म है ना तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मुझसे प्यार करने लगेंगे बिना किसी संदेह के। एंड दूसरी तरफ हम हमारे हीरो की हालत को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो का चेहरा देखते हैं जो कि कतई टमाटर की तरह लाल हो गया था। एंड वो सोच रहा था कि मैं अपने आप पर अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोने ही वाला हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो देखता है कि वो स्पेल अच्छे तरीके से नहीं लगा हुआ है उसकी बॉडी पर। एंड उसके बाद हमारा हीरो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो गहरी गहरी सांसें लेना बंद कर देता है। शायद से दोस्तों उसकी बॉडी पे से उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो के पास आती हमारे हीरो का चेहरा पकड़ती है एंड बोलती है कि बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे बच्चे बनकर। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है हमारे हीरो को देखकर तुम्हें इतने नजदीक से देखकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर सच में वो महान देवता है तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे झेल पाऊंगी। अचानक हम दूसरे मूवमेंट में देखते हैं कि हमारा हीरो उस लड़की को किस कर लेता है। सो ये देखकर ना उस लड़की का चेहरा भी लाल हो जाता है। एंड उसके तुरंत बाद वो लड़की अपने आप को हमारे हीरो से दूर करती है। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो से दूर होकर बोलती है कि क्या तुम्हें कोई शर्म वरम नहीं आती? आखिर तुम मेरे साथ करने क्या वाले थे? हाँ आखिर कोशिश क्या कर रहे हो मेरे साथ करने की? एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी आंखें लाल, यानी कि वो थोड़ा गद्दार टाइप का बन गया है। एंड उसकी बॉडी में से पावर निकल रही होती है। हमारा हीरो बोलता है हे मैंने अभी अभी तुम्हें किस किया, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? हाँ अब तुम इतनी भोली भाली तो नहीं हो कि मुझे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि किसके बाद मैं क्या करूंगा। एंड उसके बाद हमारा खुद इसी टाइप से बोलता है कम ऑन बेबी लेट्स स्टार्ट द शो। एंड वो लड़की बोलती है कि भैया ये पागल हो गया है। सो दोस्तों हाँ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो गया। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। चैनल पर नए आए हो अभी अभी एपिसोड देखा है, अच्छा लगा एपिसोड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड का तुम लोगों को फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, ओके। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।